आरक्षण, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, मेरिट, एनएफएस, आपके सामने जब ये शब्द आते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आरक्षण क्या है? आरक्षण से किसको लाभ हुआ और किसको आरक्षण से हमेशा एक दिक्कत बनी रहती है? ये बहस लंबी है, फिर कभी। मगर अभी एक वाकये के साथ आपसे एक बात साझा करनी है। ट्विटर, फेसबुक पर मैंने आरटीआई के कुछ आंकड़े सार्वजनिक कर दिए कि आजादी के अमृत काल के भारत में देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, आईआईटीज में देश के एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी, हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व कितना है। और ये आंकड़े अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्कल मुंबई के एक टीम के लोगों ने आरटीआई से जुटाए और एक चार्ट बना करके पेश किया। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ऐसे तमाम संस्थानों की एक पूरी लिस्ट हमने ट्विटर पर साझा की, जो अब एक्स हो गया है। और इस बात का सवाल पूछा कि आखिर 75 साल जिस देश की आजादी के हो गए हों, क्या वो वाकई आजाद और पूरा देश बन पाया? ये इस बात से तय होगा कि उस देश में रहने वाले लोगों को उस देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में देश चलाने में कितनी भागीदारी मिल पाई। और ये आंकड़े देश के हर नागरिक को जानने चाहिए, और ये आंकड़े देश के हर नागरिक को परेशान करने चाहिए कि आईआईटीज में दर्जनों विभाग ऐसे हों जिसमें एक भी आदिवासी प्रोफेसर ना हो, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ना हो, एक भी दलित प्रोफेसर ना हो। कई विभाग ऐसे हैं जिसमें ओबीसी प्रोफेसर ना हो। कई विभागों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थी भी ना हो। ये इस देश के लोगों को परेशान तो करना चाहिए, और ये इस देश के खासकर एससी, एसटी, ओबीसी को परेशान करना चाहिए कि अंग्रेजों से गुलामी के आजाद हुए इस मुल्क को 75 साल हो गए। भारत का संविधान लागू हुए इस मुल्क को 7 दशक बीत गए, मगर उस समाज को अपना हक न मिले। उसकी आबादी के अनुपात में, ख्याल रखिएगा, इस पर अभी मैं आगे बात करूंगा, उनके प्रोफेसर न हो, तो ये आंकड़े उस समुदाय को बेचैन करने चाहिए। लेकिन बेचैन किसे कर गए? प्रोफेसर दिलीप मंडल को, अजीत भारती को। इन दोनों का नाम एक साथ क्यों ले रहा हूं पता है? नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनके जरिए मुझे कुछ कहना है, इसलिए इनका नाम लेना पड़ रहा है मजबूरी में। अजीत भारती नाम का यह शख्स दक्षिणपंथी खेमे का ठीक ठाक अगुवाई करता है सोशल मीडिया पर, और इन सज्जन की कोई भी ट्वीट ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें या तो अपशब्द ना हो या अपशब्द की शक्ल में कुछ ऐसा ना हो जो ये एहसास कराए कि उस जगह पर कोई तथ्य या तर्क कम रह गया होगा जिन्हें इस तरह के शब्दों से बयान करना पड़ा होगा। उसी आईआईटी के आंकड़े को जवाब में देते हुए क्या कहा कि आपको पीएचडी अपनी जाति के कारण मिली, प्रतिभा से मिली, या आप चुनाव लड़कर डॉक्टर हो गए? बहुजन समाज की जनसंख्या के आंकड़े से क्या साबित करना चाहते हो? यदि जनसंख्या के अनुपात में पद चाहिए तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि चुनाव के माध्यम से आने चाहिए, क्योंकि मेरिट की मां की डॉट डॉट कर रखी है आप लोगों ने। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये ट्वीट पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस ट्वीट के जरिए मैं बहुत गंभीर बात आपसे साझा कर सकूं। मिसाल के तौर पर कि मैं पीएचडी किस आधार पर हुआ, जाहिर सी बात है काबिलियत, पात्रता, उसके आधार पर। लेकिन मैंने अपने जवाब में लिखा कि अगर इस देश में मंडल कमीशन और भारत का संविधान न होता तो मेरी काबिलियत को भी जगह नहीं मिल पाती। सोचिएगा इस बात को। और आगे भी मैं बताऊंगा कि मंडल कमीशन और भारत का संविधान आने के बाद भी काबिलियत के साथ न्याय कैसे नहीं हो पा रहा है। यह बहुत गंभीर सवाल है। और फिर मैंने यह पूछा कि अगर जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना मेरिट के खिलाफ है तो फिर मेरिट क्या है?
दुनिया भर में यह बात साबित हो चुकी है कि मेरिट ताकतवर लोगों का अपनी सत्ता काबिज बनाए रखने के लिए इजाद किया हुआ अन्याय का एक टूल है मेरिट। इसकी कोई परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इसकी कोई कसौटी किसी किताब में निर्धारित नहीं की गई है कि मेरिट का मतलब असल में क्या होता है। हर इंटरव्यू में, हर संस्थान में, हर इंटरव्यू लेने वाले के हाथ में या निर्णय लेने वाले हाथों में यह छूट है कि वो अपने हिसाब से मेरिट की व्याख्या करें और निर्णय सुना दें। मिसाल के तौर पर मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में 14वें साल प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस। 40 बार मेरे कॉलेज ने रिन्यूअल लेटर मुझे दिया, एक भी शिकायत का लेटर नहीं दिया, यानी शिक्षक के तौर पर मेरा काम अच्छा था। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिसमें 100 में 96 नंबर मेरे थे, और वो किसी के नहीं होते, बहुत कम लोगों के होते हैं। 93 नंबर मुझे मेरे कॉलेज ने दिए क्योंकि वो मेरे गोल्ड मेडल को मेडल नहीं मानते, और मेरी जगह पर जिसका अपॉइंटमेंट हुआ वो 50-52 नंबर के हैं। कौन सी मेरिट? मैं 14 साल एक्सपीरियंस मेरे पास, गोल्ड मेडल मेरे पास, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर ऑफ द बैच, 100 में 96 एपीआई का क्लेम 93 मुझे मिला। 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए, मेरे 8 पेपर थे, एक किताब। फिर कौन सी मेरिट आप चेक कर रहे थे कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद प्रिंसिपल मेरे कॉलेज का यह बोला कि लक्ष्मण यादव का अपॉइंटमेंट नहीं करना है, बाकी आप जिसको मन करे उसको रख लो। और हुआ भी यही, मुझे छोड़कर बाकी सारे लोग परमानेंट हो गए, लेकिन लक्ष्मण यादव नहीं हुए। यह मेरिट से लिया गया निर्णय नहीं था। हां, आप कहेंगे मेरिट से लिया गया, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन यहां मेरिट की शर्त थी कि आप आरएसएस की शाखा में दीक्षित हैं या नहीं, और लक्ष्मण यादव आरएसएस का घोर विरोधी है, इसलिए इसे नौकरी से निकाल दो। और ऐसी ही कई वजहें बना करके दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 1000 लोगों को निकाला गया। किसी में वजह कुछ और, किसी में पैसा लेकर के नौकरी देने की वजह से, किसी में अपना कैडर भरने की वजह से। फिर विश्वविद्यालयों की मेरिट कहां गई, इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर जनसंख्या के मुताबिक एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, तो मैंने सवाल किया कि एनएफएस क्या होता है, पता है आपको? नॉट फाउंड सुटेबल या नॉन फाउंड सुटेबल, कि कोई सुटेबल नहीं पाया गया, कोट अनकोट। मेरिट की तरह ही दूसरा एक टर्म इस शोषण और अन्याय को बरकरार रखने के लिए जातिवादी मानसिकता के वर्चस्ववादी तबके ने गढ़ा है, उसका नाम है सुटेबल। यानी हमारी मेरिट के मुताबिक आप सुटेबल नहीं है। यह बद्री नारायण तिवारी सिंड्रोम है। एलिजिबिलिटी फुलफिल किया तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे। और कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कम एपीआई स्कोर के लोग सवर्ण होने के नाते सिलेक्ट हो गए, और ज्यादा एपीआई के लोग ओबीसी एससी एसटी सीटों पर नॉट फाउंड सुटेबल कर दिए गए, और आज तक किए जा रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद यह है कि संघ और दक्षिणपंथी विचारधारा के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों का अहंकार यह बुनियादी सी बात नहीं जानता क्या? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंकड़े जुटाकर यह आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पीएचडी के दाखिले में जाति देख करके इंटरव्यू में, यानी वाइवा जिसे कहते हैं, 30 नंबर में 3 नंबर दिया गया। अगर रिटन के 70 में 60 नंबर में अगर 5 नंबर होते तो एक आदिवासी लड़की, एक दलित लड़का, एक ओबीसी लड़का सेलेक्ट हो जाता। और पारंपरिक रूप से निरंतरता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालय जाति देखकर इंटरव्यू में भेदभाव करते हैं। गूगल करके इस पर अनगिनत रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। एक बार आप भी आंकड़े, इन आंकड़ों को जरा गौर से देख लीजिए। उसके बाद कोई कहे कि मेरिट की डॉट डॉट कर दी है, तो सच बात यह है कि मेरिट की डॉट डॉट उन लोगों ने की जो आज तक इन विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों के सबसे शीर्ष पर बैठे हैं, कि वो मेरिट का इम्तिहान ले ही नहीं रहे थे। वो अपने रिश्तेदार, अपनी जाति,
अपनी विचारधारा के लोगों को भरते चले गए। इसलिए मेरिट की डॉट डॉट अगर किसी ने की है, दशकों से इन संस्थाओं पर काबिज एक ही तबके के लोगों ने की है। अब मैं जब एक ही तबका कह रहा हूं तो खफा न हो जाइएगा, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि 10% आबादी वाले सवर्ण तबके का 90 से 99% पदों पर कब्जा है। फिर कहीं यह गलतफहमी तो नहीं हो रही कि मेरिट के चलते कब्जा है? नहीं साहब, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और कल्चरल कैपिटल के नाते कब्जा है। अंतोनियो ग्रामशी ने एक टर्म दिया है, कल्चरल कैपिटल, और उस कल्चरल कैपिटल के चलते एक नेटवर्क बनता है। नालायक अगर हैं आप और उनके नेटवर्क में हैं, तो 25-50 लाख रुपया लेकर के आपकी मेरिट बना करके सुटेबल कर लिया जाएगा। नालायक भी अगर हैं आप और उनके विचारधारा में हैं, तो पर्ची पर नाम लिख करके इंटरव्यू बोर्ड को दे दिया जाएगा। नालायक हैं आप मगर उनकी जाति बिरादरी के हैं, तो आप में काबिलियत ठूस करके एडमिशन करवा दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी का अपमान करने के लिए मेरिट का शगुफा न छोड़ें, अन्यथा मुझे फिर से ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखने पड़ेंगे। गौर से देखिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसे मिला? सवर्णों को। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक भी एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं मिलता है। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल सवर्णों को मिलता है, उनको जिन्होंने आरक्षण पर चुटकुले बनाए, सब नहीं, लेकिन जितने बनाए वो उस मानसिकता के थे। याद रखिएगा, ये चुटकुले जाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण पर ही बनाए गए। ये चुटकुले लाख रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक डोनेशन देकर के डॉक्टर बनने और प्रोफेसर बनने वालों पर कभी नहीं बनाए गए, क्योंकि उनकी मेरिट नहीं चेक की जाती। कभी उन डॉक्टरों से इलाज कराने के नाम पर आपने चुटकुले सुने हैं कि वो पेट में कैंची डाल देते हैं जो 1 करोड़ रुपया देकर के डॉक्टर बनाओ? अब अगर आपको यह भी तथ्य नहीं पता है तो मुस्कुराइए, आप एक नए भारत में हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए, जहां उन मेरिटधारियों, सो कॉल्ड मेरिटधारियों की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मेरिट कट ऑफ एससी, एसटी और ओबीसी के भी नीचे चली गई। फिर किस बात का मेरिट, फिर किस बात का इम्तिहान? इसलिए एनएफएस करके नॉट फाउंड सुटेबल करके इन तबकों के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने से रोका गया। इसलिए ये आंकड़े आपके सामने आते हैं। और मैंने खुद आरटीआई लगाई जब इस मेरे ट्वीट पर प्रोफेसर दिलीप मंडल, जो आजकल दक्षिणपंथी खेमे के आइडियोलॉग बने हुए हैं, वो प्रोफेसर दिलीप मंडल जिनके पुराने ट्वीट अगर आप पढ़ लें तो वो लेटरल एंट्री के विरोध में लिखते थे। वो इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ चुके हैं। रोस्टर आंदोलन से लेकर के एससी, एसटी, ओबीसी के एनएफएस से लेकर तमाम मामलों पर हमारे साथ हुआ करते थे और हम उनके साथ। मगर अचानक से उनकी भी अंतरात्मा जागी और आजकल दक्षिणपंथी खेमे में है। उन्होंने सवाल पूछ दिया कि ये कांग्रेस की नाकामी है कि इन आईआईटीज में, देश के विश्वविद्यालयों में ये एससी, एसटी, ओबीसी के प्रोफेसर नहीं बने। उन्होंने एक तथ्य का जिक्र किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। शायद वो भूल गए कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। कांग्रेस ने बर्बादी कुछ की होगी, उसका खामियाजा उसे मिला, उससे शिकायत हम करते हैं। बीजेपी तो इन शिकायतों को दूर करने के दावे से आई थी। खुद को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। कितने मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए, कितने सांसद बनाए, कितने विधायक बनाए, इसका आंकड़ा देते रहे। जी हां दिलीप मंडल सर, वही जो जाति जनगणना नहीं कराते, जिसके आप पैरोकार हो, जिस पे आपने किताब लिखी है। हम तो उस न्याय और विचार की लड़ाई में आज भी वहीं खड़े हैं। आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो मैंने सोचा आपसे वीडियो से बातचीत कर लेते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब, इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे जो पिछले 10 साल में एनएफएस किए गए और तब बीजेपी की सरकार थी? इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे कि पिछले 10 साल में नियुक्तियां कितनी हुई? और क्या आपको यह नहीं पता कि इन 10 सालों में सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को प्राइवेट करके या ठेके पर रख करके धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की एक सुनियोजित नीति बनाई है बीजेपी की सरकार ने, ओबीसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में।
माफ करिए, आपको पता न हो ये मैं नहीं मानूंगा, आप जानकार हैं, बस आप अपनी सुविधा से आंकड़े चुन रहे हैं। अब जरा इस पर देखिएगा, बसावन इंडिया का ये चार्ट आपके सामने, कि एक प्रदेश में कुलपति जितने बने हैं वो कौन लोग हैं। और आप तो जानते हैं कि कुलपति बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, वही इंटरव्यू होता है जिससे कोई एनएफएस हो जाता है, और कोई एनएफएस सुटेबल होकर के सेलेक्ट हो जाता है कल्चरल कैपिटल और सोशल नेटवर्किंग के अपने सदियों पुराने जाल का फायदा उठा करके, और एक दलित, एक पिछड़ा रोहित वेमुला कर दिया जाता है, पायल तड़वी कर दिया जाता है। इसलिए ये आंकड़े आपके लिए मैं ले आया कि अगर कुलपति का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इसमें आप कोई प्रतिनिधित्व देते, और अगर कुलपति आरएसएस से बनेंगे, झंडे वालान से बनेंगे, तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, ये कुलपति नेहरू तो नहीं बनाए या लोहिया नहीं बनाए। आजकल इन दोनों से आपको बड़ी शिकायत है। इन कुलपतियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने रिकमेंडेशन पर बनाती हैं, और आप सबको पता है कि अगर अकादमिक संस्थान में, आईआईटीज में एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर नहीं होंगे, विश्वविद्यालयों के आंकड़े मेरी आईटीआई के हैं, ओबीसी के 0 प्रोफेसर 2019 तक थे, फिर 9 प्रोफेसर हुए, और ये वाले आंकड़े जरूर देखिए कि केवल 4% ओबीसी के प्रोफेसर हैं। बैकलॉग नामक एक चीज, चाहे वो अजीत भारती टाइप का लॉजिक कोई अगर दे, मैं इसलिए दिलीप मंडल और अजीत भारती दोनों को क्यों ले आया हूं, व्यक्तियों पर नहीं, लॉजिक पर बात करने। जो आपसे कहे कि मेरिटोरियस नहीं है उनको एनएफएस के आंकड़े दिखाइएगा, जो आपसे कहे कि जनसंख्या के आधार पर आप हिस्सा मांग रहे हैं, तो प्रोफेसर दिलीप मंडल का लिखा हुआ पुराना लेख अजीत भारती को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक किताब प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखी है, जातिवार जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आइडिया ऑफ इंडिया का टूल है। समाज में वो हैं तो, और एलिजिबल प्रोफेसर बनने के बाद भी वो प्रोफेसर क्यों नहीं है? और अगर प्रोफेसर एक ही जाति के लोग हैं, अगर विश्वविद्यालयों में एक ही जाति के लोग भरे रहेंगे, कल्पना करिए एक ऐसी क्लासरूम की जिसमें केवल पुरुष भर रहे हो, और पुरुष बैठ करके कहें कि मेरिट से आए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा साहब कि आपने लैंगिक आधार पर कैसे मेरिट की धज्जियां उड़ाई हैं। एक ही तबके के लोग अगर किसी भी एक पब्लिक स्पेस में भरे रहेंगे तो ये मेरिट की धज्जी उड़ाना है, ये मेरिट नहीं है। द्रोणाचार्यों, एकलव्य का अंगूठा याद रखना, तब कुछ और रूप था, अब कुछ और रूप है। इसलिए आंकड़े के साथ मैं केवल आपको छोड़े जा रहा हूं इस पर विचार करने के लिए कि बैकलॉग अब नहीं मिलता देश के विश्वविद्यालयों में। और बैकलॉग का मतलब यह है, आरक्षण नहीं था तो इन विश्वविद्यालयों में एक ही तबके के लोग भरे थे, इसलिए आरक्षण आया, और वो भी जाति के नाम पर आया। अमेरिका एक देश है, व्हाइट और ब्लैक के नाम पर गृह युद्ध झेल चुका है, और उसने शर्त बनाई कि अब हम कोई भी पब्लिक स्पेस ऐसा नहीं रखेंगे जिसमें व्हाइट के साथ ब्लैक्स न हो। और जिस व्हाइट हाउस को उन्होंने अपना राष्ट्रपति का भवन बनाया था, उसमें एक ब्लैक राष्ट्रपति बनकर पहुंच गया। मगर इस देश में आज भी इस पर डिबेट होती रहती है कि आरक्षण जाति के नाम पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमाल का तर्क है और कमाल का देश है। हमें हिस्सेदारी हर एक पब्लिक सेक्टर में, अगर भेदभाव न हो तो उतने काबिल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, महिलाएं अब हैं कि वो वहां पहुंचकर अपना योगदान देकर इस देश को वाकई सोने की चिड़िया बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, बशर्ते कि नियत में ईमानदारी हो, न्याय हो, समता हो, इंसाफ और इंसानियत हो। आप क्या मानते हैं? इन सारे आंकड़ों पर सोच करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।